मित्रों, प्रभात प्रकाशन का सदैव यह प्रयास रहा है कि भारत के गौरवशाली अतीत और स्वर्णिम भविष्य को रेखांकित करने वाली पुस्तकों का प्रकाशन करे। ऐसा साहित्य जो समाज को दिशा दे सके और सकारात्मकता उत्पन्न कर सके। आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक उसी श्रृंखला की एक गौरवमयी कड़ी है। गौरवमयी इसीलिए क्योंकि इसमें विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्तृत्व की चर्चा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि, छात्र जीवन, राजनीति, धर्म और संस्कृति, समाज जीवन का ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसमें संघ की प्रभावी उपस्थिति न हो। संघ के असंख्य तपोनिष्ठ कार्यकर्ताओं ने माँ भारती को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। वे निस्वार्थ सेवा भाव से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्कर्ष और कल्याण के लिए सतत कार्यशील हैं। उसी प्रकार विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्र को सबल, समर्थ, सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित है। सर्व कल्याणकारी शासन व्यवस्था द्वारा भारतवर्ष का मान बढ़े, ऐसा प्रयास हमने विगत 9 वर्षों में होते देखा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुद्रास्फीति यहाँ सबसे कम है। विकास दर अनेक विकसित राष्ट्रों से अधिक है। देश में अन्न का पर्याप्त भंडार है। हमने कोविड के बाद करोड़ों लोगों को नियमित निःशुल्क भोजन दिया, कोविड वैक्सीन दी। विश्व भर को भी वैक्सीन देकर भारतवर्ष के वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को चरितार्थ किया है। आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक संघ और सरकार की पारस्परिकता, समन्वय, सह अस्तित्व पर लेखकीय दृष्टि से प्रकाश डालती है। वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक भास्कर के पूर्व डिप्टी एडिटर श्री संतोष कुमार जी 2 दशक से भाजपा और संघ परिवार की बीट कवर करते हैं। पत्रकारिता में उनकी खोजपरक रिपोर्टों के लिए उन्हें देश का सबसे प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवार्ड, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्वश्रेष्ठ राजा राम मोहन रॉय अवार्ड तथा अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। 2019 के लोकसभा परिणाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को पुनः अभूतपूर्व सफलता मिली। उन स्थितियों पर गंभीर विवेचन कर संतोष जी ने एक और पुस्तक लिखी, भारत कैसे हुआ मोदी में, जिसे अपार लोकप्रियता मिली। वे भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित 13 भाषाओं में प्रकाशित हो रही पत्रिका न्यू इंडिया समाचार के सलाहकार संपादक हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएँ, अपना लेखकीय वक्तव्य दें। श्री संतोष कुमार जी। आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, जिन्होंने सदैव मुझे एक अभिभावक की तरह स्नेह दिया। पत्रकारिता में प्रेरणा स्रोत कहे जाने वाले आदरणीय राम बहादुर राय जी और 5 जन के संपादक, जिन्होंने हमेशा एक बड़े भाई की तरह मुझे स्नेह दिया है, हितेश शंकर जी, आदरणीय रमेश गौर साहब, प्रभात जी और यहाँ पधारे सभी सुधीजन। आमतौर पर मैंने पिछली किताब के समय भी आप लोगों से कहा था कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं लिख सकता हूँ, लिखने की कला थोड़ी बहुत आती है और उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाता रहा हूँ अभी तक। जीवन में कई बार आप जो नहीं सोचते हैं, अनायास वो हो जाता है और जब वो होता है तो विचार भी उमड़ते हैं। जब 2019 की चुनावी जीत पर मैंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत कैसे हुआ मोदी में, मुझे नहीं लगा था कि उसके तुरंत बाद, तत्काल बाद मैं दूसरी किताब की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया, ऐसा समय आया कि मैं उस किताब की ओर बढ़ चला। और जितनी तेजी से मैंने ये पुस्तक लिखी थी, उतनी तेजी से मैं आपके सामने ला नहीं पाया। थोड़ी देरी हुई है, क्योंकि कई बार जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन को बीच बीच में परिभाषित करता है, राष्ट्र के जीवन में भी एक ऐसा पल आता है जो वह राष्ट्र खुद को परिभाषित करता है। और मुझे लग रहा है कि 2014 और 2019 का आम चुनाव राष्ट्र को नए सिरे से परिभाषित करने वाला रहा है।
अब जब यह पुस्तक आप लोगों के समक्ष है, तो अगर मैं चंद शब्दों में कहना चाहूं कि यह पुस्तक है क्या, तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि हर शुरुआत का अपना एक इतिहास होता है। यह पुस्तक उसी इतिहास को समेटे हुए है जो भविष्य की राजनीति का संकेत और संदेश देता है। इस पुस्तक की शुरुआत निश्चित तौर से, अगर मैं इस पुस्तक का जो नाम है वो संघ और सरकार, वाजपेयी शासनकाल से मोदी शासनकाल तक की जो एक भाजपा और संघ के बीच के जो रिश्ते हैं उसकी एक इनसाइड स्टोरी है। अगर आप इसे रिपोर्टर डायरी भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने जो महसूस किया है, जो मैंने जिया है, मेरी आदत है, मैं जो जीता हूं मैं वही लिखता हूं। मैं जो नहीं जीता हूं मैं उसे लिख भी नहीं सकता। मुझे ऐसा करने में बहुत संकोच होता है, क्योंकि मुझे एक संदेह रहता है कि यह सत्य है या नहीं है। लेकिन जब मैं काम करता हूं फील्ड में, तो मेरी अपनी एक कार्यशैली है। उस कार्यशैली के आधार पर जब मैं आगे बढ़ता हूं तो एक मेरे अंदर एक आत्मविश्वास भी रहता है। मैंने प्रकाश जी को जब ये कॉपी दी थी, ये डमी बुक जब मैंने उनको दी थी कि सर आप इस पुस्तक को एक बार देखें, तो सर ने मुझे एक बार फ़ोन किया था। तो मुझे लगता है कि सर खुद बात करेंगे उस बारे में। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारी किताब मैंने पढ़ ली, तुम उम्र में बहुत बड़े भी नहीं हो, तुमने अभी जो और जितनी घटनाक्रम तुमने लिखे हैं मैं उसका साक्षी हूँ, मेरे सामने वो विजुअल्स चले हैं। जब तुम्हारी किताब को मैं पढ़ रहा था तो वो विजुअल्स मेरे सामने चले। तो मैं तुम्हारी किताब की जो प्रस्तावना है वो लिखने को तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे अपनी कार्यशैली बताओ कि तुम्हें डेट, टाइम, एग्जैक्ट सारी चीज़ें याद कैसे हैं। मैंने उनको अपनी कार्यशैली बताई थी, लेकिन वो बात शायद सर खुद करेंगे अपने संबोधन में। लेकिन इस पुस्तक के बारे में कहूँ तो बिल्कुल दो तीन चीज़ें हैं कि एक संघर्षशील विपक्ष से सत्ता तक का जो अनुभव था। 1996 में 13 दिन की सरकार बनी, 1998 में फिर जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बने तो वो 6 साल वो सरकार चली। तो वो पहला एक अनुभव था, अपनी वैचारिक सरकार होने का एक पहला अनुभव था। उस समय कई ऐसे मुद्दे आए जब ऐसा लगा कि आपस में एक बहुत टकराव है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आज भी ये सब जगह मौजूद है कि चाहे वो ठेंगड़ी जी का धरने पर बैठना हो या बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए, उस समय लगा कि एक विपक्ष की भूमिका में भी विचार परिवारी है। बहुत सारे ऐसे पल आए। ऐसा नहीं कि उस वक्त समन्वय नहीं था, समन्वय उस वक्त भी था, लेकिन चूंकि अपनी सरकार का एक पहला दौर था, एक कह सकते हैं कि अनुभव हो रहा था, तो उस समय टकराव हुए। उस टकराव के बाद के दौर को अगर हम याद करें, एक असमंजस का माहौल बना। 2004 में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता से बाहर हुई तो 2004 से 13 तक का जो दौर था, अगर आप लोग भाजपा और संघ, जिन लोगों ने भी देखा है, जो हमारे पत्रकार मित्र हैं उन लोगों ने बहुत करीब से देखा होगा, जिन्होंने समाचार पत्रों को पढ़ा होगा उन्होंने भी देखा होगा, एक बहुत टकराव देखने को मिला। बहुत टकराव देखने को मिला। हर जगह कुछ खबरें ऐसी आती रहती थी। हम जो खबरनवीस लोग हैं, हम पत्रकार लोग हैं, हम लोग भी ढूंढते रहते थे कहाँ कुछ मसाला मिल जाए, कहाँ एक मतभेद की खबरें मिल जाए, हम उसको हेडलाइन बना दें। एक ऐसा माहौल आ गया था। मतलब मैं अगर कहूं तो कई जगह पे अनुशासनहीनता का भी दौर दिखता था। लेकिन 2009 में जब आडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया, फिर उसके बाद भी चुनाव परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं आए। उसके बाद जब संघ में, मार्च 2009 की बात करूंगा मैं, संघ में एक पीढ़ीगत परिवर्तन हुआ था। मोहन भागवत जी सरसंघचालक बने और एक ऐसा खाका बुना गया कि नए दौर के हिसाब से, नई सोच के हिसाब से हम आगे बढ़े। क्योंकि आपको याद होगा कि आडवाणी जी का वो जो जिन्ना प्रकरण था, उस समय जो उन्होंने बातें कही, जिन्ना को सेकुलर बताना, और उस समय की जो बातें थी उनकी, वो किताबों में तो है, भारतीय जनमानस में नहीं है, और संघ और भाजपा की किताबों में तो कतई नहीं है। फिर भी इस पर विचार विमर्श करके एक रास्ता तय किया गया। आडवाणी जी ने कैसे पद छोड़ा, फिर कैसे सुषमा जी, जेटली जी विपक्ष के नेता बनाए गए, फिर उसके बाद कैसे
फिर कैसे 2009 के चुनाव में आडवाणी जी ही प्रोजेक्ट किए गए, फिर चुनावी हार हुई, फिर 9 में जो पीढ़ीगत परिवर्तन हुआ वो एक खाका दोनों तरफ से बना और कमान नई पीढ़ी के हाथ में आने लगी धीरे धीरे। फिर 13 तक, खासतौर से जब तक नरेंद्र मोदी इस पीढ़ी परिवर्तन की दौर में अपने समकक्षों के बीच श्रेष्ठ नहीं बने, तब तक बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी। तो आज जो हम वर्तमान में देख रहे हैं कि सरकार पिछले 9 साल में, मुझे कोई बता दे कि कोई आज तक कोई समन्वय या मतभेद की खबरें बीच में आई हो। और ऐसा भी नहीं है कि मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे थे, कई सारे ऐसे मुद्दे आए हैं बीच में जो इस किताब में विस्तार से उसका ब्यौरा दिया गया है। कई सारे मुद्दे आए, लेकिन उन मुद्दों को बंद कमरे में चंद मिनटों में संवाद और समन्वय के मंत्र से सुलझा लिया गया। संवाद और समन्वय एक आधारशिला बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक, जो उनका कहूं मैं 2096 या 98 से 2004 तक का जो अनुभव था और 4 से 13 तक उन्होंने संगठन में देखा, चूंकि वो संगठन की उपज है, संगठन से निकले हुए हैं, तो उन्होंने उस चीज को समझा और बाद में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया, एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर दी गई कि कहीं मतभेद की कोई गुंजाइश ही ना बचे। और आज उसी का परिणाम है कि कहीं कोई मतभेद नहीं दिखता है। ऐसे बहुत सारे आपको किस्से मिलेंगे जो आपको ये बताया, इसमें इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा कि मतभेद के मुद्दे थे, लेकिन उसको कैसे सुलझाया गया, उसका विस्तारित रूप आपको किताब में मिलेगा। उसका परिणाम क्या होता है कि जब आप बहुत अच्छे माहौल में होते हैं, सकारात्मक चीजें चलती हैं, तो निश्चित तौर से उसका असर आप एक पॉजिटिव चीजों की ओर लेके जाते हैं। और इसीलिए जो नए भारत की बात होती है, विकास की बात होती है, वो समन्वय, बेहतर समन्वय के आधार पे ही नए भारत की तरफ देश बढ़ा है। और एक चैप्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 चैप्टर की बात करूंगा। एक संघ का संजय उवाच नाम से मैंने एक चैप्टर इसमें रखा है। अगर आप संघ की पूरी वर्किंग को समझना चाहे, संघ कैसे काम करता है, संघ का तरीका क्या है, डॉक्टर हेडगेवार ने कैसे संघ को बनाया, कैसे उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, कैसे उन्होंने वंदे मातरम के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी, स्कूल में उन्होंने कैसे मिठाइयाँ फेंक दी थी, आपको पूरा एक ब्यौरा मिलेगा। आप उस कुछ पन्नों में, एक सीमित शब्दों में कहूं तो मैं आपको वो चीज मिल जाएगा कि संघ की पूरी वर्किंग क्या है। आपको उसके लिए पूरी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वैचारिक आधार पे जब पार्टी आगे बढ़ी, सरकार, विचार परिवार आगे बढ़ा, तो ऑपरेशन 370 का आपको एक अलग चैप्टर मिलेगा। कैसे एक आरोप लगता है, मैंने ये देखा है अक्सर, मैंने पिछली किताब के समय भी आप लोगों से कहा था कि एक आरोप लगता है कि सरकार में बहुत कुछ एक तरफा निर्णय होता है। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं एक पत्रकार के नाते मैंने बहुत शोध किया है, बहुत रिसर्च किया है, बहुत करीब से पाया है। मुझे भी पहले लगता था, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे लगा नहीं, इनका मैकेनिज्म बहुत अलग है, काम करने का तरीका बहुत अलग है। ऑपरेशन 370 2019 के 5 अगस्त को हटाने का फैसला हुआ है, लेकिन उसको हटाने के पीछे की जो पूरी प्रक्रिया है इस पुस्तक में समाहित है कि कैसे जनवरी 2016 से इस पर एक मिशन शुरू हुआ था, कैसे एक समूह बना करके जितने भी संघ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय के दस्तावेज थे उसका हिंदी, उर्दू, डोगरी में अनुवाद कराया गया, उसका एक क्वेश्चनर बनाया गया। क्वेश्चनर बना करके कैसे जन जन के बीच गए, कैसे उनसे बात किया। क्वेश्चनर सामने रख के बात नहीं करते थे, क्वेश्चनर बैक ऑफ माइंड होता था। और फिर उसको कैसे उन लोगों ने लोगों से बातचीत की। और 370 जब हटा, आपको याद होगा हमेशा कहा जाता 370 हट जाए तो देश में आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। यह सब एक तरीका है, एक फीडबैक मैकेनिज्म कह लीजिए, पूरा सिस्टम जो काम करता है उसका परिणाम है। और आज एक संघ परिवार कह लें, मैंने एक पुस्तक में संघ परिवार शब्द का इस्तेमाल किया है। आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि संघ परिवार जैसा शब्द का इस्तेमाल संघ की ओर से नहीं होता है, लेकिन चूंकि समझने की भाषा में वो विचार परिवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन समझने के लिए मैंने अपनी पुस्तक में संघ परिवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और एक सुखद एहसास के साथ एक यात्रा जारी है। और ये आज बहुत सुखद संयोग कह सकता हूं मैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री आज UN मुख्यालय में इस वक्त योग समारोह को लीड कर रहे हैं। निश्चित तौर से जिस तरह योग से आपको फायदे मिलते हैं, मैं भरोसा दिलाता हूं और मुझे यह विश्वास है कि उसी तरीके से इस पुस्तक से आपको
बौद्धिक वैचारिक योग का लाभ मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी आपके इस वक्तव्य के लिए। हमारे मध्य में प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ हैं। वे एक समर्पित और कर्मठ व्यक्तित्व हैं। IGNCA और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की गतिविधियों को वे निरंतर गति दे रहे हैं। उनकी कुशल कार्यशैली के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंचासीन पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, परम सिद्ध इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के अध्यक्ष और मेरे मेंटर राम बहादुर राय जी, हितेश शंकर जी, प्रभास जी और इस पुस्तक के लेखक संतोष जी। सबसे पहले तो संतोष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आप इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन संघ और सरकार के लिए। इस पुस्तक पर न तो मेरा प्रत्यक्ष रूप से कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई एक्सपर्टाइज है। मैं यहाँ पर परम सिद्ध राम बहादुर राय जी के आदेश के अनुसार खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वो इस पुस्तक चर्चा में मेरी उपस्थिति चाहते थे। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, पुस्तक के कंटेंट्स के बारे में पढ़ी ज़रूर है मैंने, लेकिन मैं उस पर, क्योंकि हमारे बहुत महत्वपूर्ण अतिथि उस पर बोलेंगे, लेकिन उस विषय से जुड़े हुए कुछ जो मेरे विचार हैं, जो मेरी सोच है, वो ज़रूर मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन युग से लेकर आज तक हर युग में हम हमेशा एक सोशल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटीज़ और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनका हर सरकार के कार्यकलाप, इवन सत्ता परिवर्तन में एक बहुत बड़ा रोल होता है, योगदान होता है, और कहीं ना कहीं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम राम युग की बात करें, राम राज की बात करें, उस समय जो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि और हमारे गुरुओं ने जो भूमिका निभाई, और अगर हम एग्जाम्पल लें कि जो माता सीता को भगवान राम ने वनवास दिया था, वो एक सिर्फ एक इंडिविजुअल धोबी के कहने पे नहीं दिया था, वो एक पब्लिक परसेप्शन था, वो एक सिविल सोसाइटी का एक सोच थी, जिसको कि भगवान राम ने समझा कि समाज की सोच क्या है, और मेरे एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने के नाते उन्होंने जो, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल आप चाहे वो हमारे त्रेतायुग में लें या बाद में चाणक्य का कंट्रीब्यूशन हर कोई जानता है। और एक सबसे बड़ी बात, हजारों साल तक हम लोग एक मुस्लिम इन्वेजन के बाद में फिर ब्रिटिश रूल के शिकार रहे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो जिसके ऊपर वेस्टर्न में भी बहुत रिसर्च हुई है, कि जहाँ पर भी मुस्लिम इन्वेजन्स हुए, चाहे वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, मेसोपोटामिया हो, 100% कन्वर्जन हुए। भारत एक अकेला ऐसा देश है कि हज़ारों साल के मुस्लिम इन्वेजन के बाद भी आज हम गर्व के साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो कहीं ना कहीं हमारे ये जो सिविल सोसाइटीज़, जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस थे, हमारे जो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स थे, जो हमारे ऋषि मुनि और बहुत बड़े जो हमारे बुद्धिजीवी, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और हमें आगे का रास्ता दिखाया। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब ब्रिटिश रूल शुरू हुआ तो उन्होंने हमारी शिक्षा, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, हमारी संस्कृति, उनके ऊपर एक बदलने की कोशिश की और उनको तहस नहस करने की कोशिश की, और किसी अंश तक वो कई चीज़ों में कामयाबी भी मिली। और उसके हमारे जो जितने भी हमारे बुद्धिजीवी थे, हमारे महान सामाजिक कार्यकर्ता थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, सबको इस बात का एहसास था। और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तो शायद वही एक सबसे बड़ा रीज़न था कि हम कैसे अपनी सभ्यता को बचाएं, कैसे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बचाएं, कैसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाएं, जो कि तहस नहस हो रही थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि करीब 100 साल में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने जो भूमिका निभाई, और वो कहीं पर भी कोई भी आपदा हो, कहीं पर भी कोई किसी भी तरह की देश की ज़रूरत हो, अगर भारतीय सेना के बाद कोई वहाँ पर खड़ा नज़र आता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ही नज़र आते हैं। ये जो संतोष जी ने कहा कि इस बुक को पढ़ के आपको जानकारी मिलेगी, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन संतोष जी, मेरा जो परसेप्शन है, जो एक
मैं आरएसएस को जानता हूँ और मैं कई समाज में हमारी जो यंग जनरेशन या बहुत सारे लोगों में जो परसेप्शन देखता हूँ, और ख़ासकर क्योंकि मैं बहुत एक्सटेंसिवली वर्ल्ड ट्रेवल करता हूँ, अब कई सारी कमिटीज़ में हूँ मैं, तो मैं जो देखता हूँ कहीं ना कहीं शायद इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। आज भी अगर आप गूगल सर्च करेंगे और आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में जानकारी देंगे, सबसे पहला रिजल्ट विकिपीडिया का आएगा। और पढ़िए ज़रा उस इन्फॉर्मेशन को, उसमें देखिए आरएसएस के बारे में क्या लिखा हुआ है। हमें इस तरह की जो मानसिकता है, जो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रखी है, अगर कोई भी आरएसएस के बारे में कहीं भी जानना चाहेगा तो उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा, उसका माइंडसेट वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है जो एक्चुअल में हम लोग जानते हैं, हम जो देखते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं हमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन वारफेयर एक बहुत बड़ा एक वेपन होता है जिसको लेके लोग बहुत सारी परसेप्शन बदलते हैं बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं अगर जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में क्योंकि मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं बहुत सारी इन सारी इन्फ्लुएंस को मैंने देखा है। अभी करीब 1 साल से ज़्यादा मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। तो जो एक मॉडल हमने अपने रंगमंच का मैंने जो एनएसडी में देखा, या जो एनएसडी अनडाउटली इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया एंड बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम इसकी एक फाउंडेशन देखें, अगर हम इसकी सोच देखें, वो एक वेस्टर्न मॉडल के ऊपर बनी। वो क्यों बनी? क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश आर्मी ने जो एक शेक्सपियरियन मॉडल को, क्योंकि उनकी जो आर्मी के एंटरटेनमेंट के लिए जो ट्रूप्स उन्होंने मंगाए, धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस हमारे अपने रंगमंच के कलाकार और आर्टिस्ट पे होता चला गया। और कहीं ना कहीं हमारी अपनी लोक परंपराएं और लोक मंच की जितनी भी चीज़ें थी वो लुप्त होती चली गई। तो इस तरह की जो इन्फ्लुएंस होता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, उसको हमें दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद अपनी खुद की एक विचारधारा के साथ साथ उन कार्यों को भी बढ़ाएं और वो सब करें। और वो तभी पॉसिबल है कि हमारी जो यंग जनरेशन है जो वो जान सके कि सही मायनों में जो ये सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो राष्ट्रीय सेवक संघ है, वो देश के लिए कितना महान कार्य कर रहा है, जो हमारे समाज को, देश को एकजुटता के लिए और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को। मुझे पता है कि संस्कृत भारती की तरह हम लोग कितने सारे कल्चरल और प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक ग्रास रूट लेवल पे एक जो जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी सही जानकारी लोगों तक नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है आपकी लेखनी के ऊपर, और आपने खुद कहा कि आपको बहुत मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक इस तरह की पुस्तक लिखिए आम आदमी के लिए, आम जनमानस के लिए, वो जान सकें कि हमारे जो महान सोशल इंस्टीट्यूशंस कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये जो जितनी भी गूगल के ऊपर या जो इंटरनेट के ऊपर जानकारी है उसको भी अगर हम एनालाइज कर सकें, हम लोग उनको कहीं, क्योंकि विकिपीडिया में कोई भी कहीं भी कुछ भी लिख सकता है, ये बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, हम उनको भी करेक्ट करते रहें टाइम टू टाइम, हम उनको लिखते रहें और वो सब करते रहें, तो एक सही जानकारी के रूप में निकल सकती है। और जहाँ तक इस पुस्तक का सवाल है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो राजनीतिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं या जिनको इसमें दिलचस्पी है उनको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी और डेफिनेटली उसको एनालाइज करेंगे और आने वाली नई गवर्नेंस में और गवर्नमेंट के कार्यक्रम में डेफिनेटली बहुत सारे इनपुट्स मिलने की उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा, और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नमस्कार। धन्यवाद मिस्टर रमेश जी। श्री हितेश शंकर जी राष्ट्र भाव का जयघोष करने वाले प्रसिद्ध साप्ताहिक पांचजन्य के संपादक हैं। आप चिंतक, विचारक, स्तंभकार हैं। पत्रकारिता और मीडिया में भारतीय दृष्टि को विकसित करने के लिए आप सतत क्रियाशील हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया हमें संबोधित करें, क्योंकि वे संघ के आधिकारिक मुखपत्र पांचजन्य को देखते हैं, इसलिए। धन्यवाद प्रभात जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिनके साथ बैठने का हमारा सौभाग्य आज बना है, ऐसे राम बहादुर राय जी पुस्तक के विमोचन के लिए विशेष तौर पर पधारे और योग दिवस के अति व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल कर आए प्रकाश जावड़ेकर जी, रमेश चंद्र गौड़ जी,
और आज के उत्सव पुरुष संतोष जी, आपकी बात सुनने और उसके साथ ही इस पुस्तक को पलटने का भी मेरा थोड़ा सा मौका मिला। और ये उस सब से अलग है जब आप पुस्तक को तैयार करते समय मुझे छिटपुट फ़ोन करते थे, बात करते थे पुस्तक कैसे बढ़ रही है। कभी हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर मिलते थे तो वो थोड़ी सी जानकारी के लिए जो पत्रकार की जो जिज्ञासा, जो कभी प्यास उसकी बुझती नहीं, आपके प्रश्न कभी शांत नहीं होते थे। मुझे सारे प्रश्न आज ध्यान आ रहे हैं आपके। प्रभात जी ने दो बात कही, एक बार कार्यक्रम के प्रारंभ में और एक बार मुझसे अभी मुझे बुलाते हुए। दो शब्द कहे, और संपादक हूं इसलिए शब्द थोड़ा पकड़ लेता हूं। आप इसकी चिंता मत कीजिएगा कि बहुत लंबा बोलूंगा, क्योंकि संपादन में संक्षेपण भी निहित होता है, इसलिए कम ही बोलूंगा। पहला शब्द था विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन। तो मेरा कहना यह है कि जो एक सरकारी होता है और दूसरा असरकारी होता है, तो विश्व के सबसे बड़े असरकारी संगठन के तौर पर मैं उसे देखता हूं। दूसरा एक शब्द आपने बोला अभी, राष्ट्रभाव का जयघोष। ये शब्द जो है एक करेक्शन पॉइंट भी है। संतोष जी की पुस्तक के बीच में एक जगह उल्लेख किया कि भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बजाय राष्ट्रवाद इस शब्द को ज्यादा स्वीकार्य मानने लगी, क्योंकि सांस्कृतिक से एक ठप्पा लगता है। तो मेरा थोड़ा सा इस पे अपना मत है, मतभेद है ऐसा नहीं कहूंगा, अलग अलग मत रखने वाले हम लोग हैं, कि संस्कृति का अगर ठप्पा लगता है तो वो तो अच्छा ही है। और दूसरा शब्द सही यहां पर प्रभात जी का है, वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो राष्ट्रभाव है। क्योंकि जहां वाद होता है उसका प्रतिवाद भी होता है, वो कोई इज्म नहीं है। क्योंकि इस राष्ट्र से कोई बहस नहीं हो सकती, क्योंकि तर्क दोगे, वितर्क, फिर कुतर्क तक बात जाएगी। और राष्ट्र के बारे में कुतर्क चल नहीं सकते इस धरती पर। ये जो पुस्तक है, इसे मैं पुस्तकों की जो कड़ी के बीच में आती है ऐसी पुस्तक तो है, मगर फिर भी वो श्रृंखला से अलग है। क्योंकि दो तरह की पुस्तक पिछले 9-10 साल में बहुत सारी आई। एक तो किसी, और 9 साल की अगर कहें और 10 साल और उससे पीछे जाएं तो बिल्कुल दो अलग तरह के ट्रेंड दिखते हैं अगर हम पुस्तकों की दुनिया में रहते हैं। पहले सिर्फ एक व्यक्ति को निशाना बनाते हुए और बाद में सिर्फ प्रेज करते हुए। लोग जानना चाहते थे बहुत सारे पक्ष, केवल स्तुति गान करने से पुस्तक नहीं होती। लोग बहुत सारी, उनकी एक बहुत सारी भूख थी। तो जो पिछली पुस्तक थी संतोष जी की, उसमें भी उन्होंने उस प्रोसेस को डिफाइन किया, कैसे मोदीमय हुआ भारत। वो स्तुति गान वाली पुस्तकों में से नहीं कहता मैं। जिस व्यक्ति के बारे में, जिस नेतृत्व के बारे में, जिस कौशल के बारे में, जिन रणनीतियों के बारे में सबसे ज्यादा जिज्ञासा है, उसको पत्रकारीय दृष्टि से हम कैसे सामने रख सकते हैं, वो काम संतोष जी ने तब किया था। दूसरी कुछ पुस्तकें होती हैं, जैसे हमने कहा संघ, तो वो संगठन पर केंद्रित होती हैं, मगर संगठन की केवल उसका फैलाव, विस्तार और कार्य पद्धति ये बता के रह जाती हैं। एकेडमिक्स के हिसाब से कुछ उपयोग उनका हो सकता है, मगर वो उतनी सरस नहीं हो पाती। इस वाली पुस्तक में दोनों चीजें हैं और उससे आगे की बात है, क्योंकि ये पुस्तक संगठन की बात भी करती है, सरकार की भी बात करती है, मगर असली बात जो सूत्र है, जिसको समझने की सबसे ज्यादा, जिससे जुड़े सबसे सवाल हैं, वो समन्वय कैसे होता है, इसकी बात ये पुस्तक करती है। और एक संगठन और सरकार मिलके कैसे 1 और 1 11 होते हैं, इसकी बात भी करती है। उन्होंने तो बताया कि दत्तोपंत जी जब धरने पर बैठ गए थे, मगर
क्योंकि उस समय के मेरे भी अपने कुछ अनुभव हैं, उस समय बड़ा निकट से हमने देखा। और चाहे सुदर्शन जी की बात करें, चाहे दत्तोपंत जी की बात करें, स्वदेशी का जो मूवमेंट था, मैं उस समय स्वदेशी पत्रिका के संपादकीय बोर्ड में था। मैं अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था और ये सारे घटनाक्रम को हमने देखा। और उस समय द ग्रेट यू टर्न वाली जो स्टोरी थी, सरकार का अपना प्रभाव भी होता, उसका ताप भी होता है। और वो ताप भी ऐसा था कि 30 पृथ्वीराज रोड, जो उस समय पहले अनंत जी का बंगला होता था, बाद में अभी वहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी जी रहते हैं, वहाँ स्वदेशी पत्रिका का एक कार्यालय चलता था। और उस आवरण कथा के आने के बाद जो हलचल हुई, जो बेचैनी हुई, उसके बाद हमें कार्यालय बदलना पड़ा। वो सामने ऐसा लगा लोगों को कि सरकार और संघ के बीच में बड़ी भारी लड़ाई है, मगर मुझे लगता है कि नहीं, वो भी समन्वय का एक अलग ही अध्याय था। शेषाद्री जी थे उस समय। कार्यालय में जब बात हुई हमारे वरिष्ठ लोगों से, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये वैचारिक तौर पर अलग मत रखना, ये आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, मगर उसी स्थान पर रह के करना ये कुछ अच्छा नहीं लगता। अलग जगह से वो स्वदेशी पत्रिका चलती रही, आज आर के पुरम से भी वो चल रही है। और किसी ऐसी स्थिति में जब आपकी बात, आपके ही विचार की सरकार है, मगर घर की तरह से, जैसे अगर आपके विचार नहीं मिलते, तब भी मतभिन्नता में भी विपक्ष का स्थान भी ले लेना, ये कौशल भी अगर कहीं दिखता है तो उस सरकार में भी हमने देखा था। विपक्ष के लिए भी स्पेस नहीं था, क्योंकि वो जो प्रश्न थे जो समाज के मन में है, मैं बार बार कहता हूं कि जो समाज के मन में हो, समाज की नब्ज पर हाथ रख के, वही संगठन के, वही संघ के स्वर में है। ये इस तरह का संगठन है। और दो चीज अगर देखें तो ये पुस्तक भी उसकी बात करती है, थोड़ा प्रकारांतर से करती है। वो एक तो राष्ट्र भाव की ये यात्रा कैसे है, कैसे आप विपक्ष में रहे, कैसे आप आंदोलनों में रहे, कैसे आप आपातकाल, अभी तो बहुत सामयिक प्रश्न है और जावड़ेकर जी और राम बहादुर राय जी हमारे बीच में हैं। उस यात्रा को, उन कष्टों को भोगने वाले लोग, जो 25 जून की बात है 1975 की, यहाँ से रामलीला मैदान ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ से वो सब शुरू हुआ था, उन सब में समाज की जो छटपटाहट है उसे लेकर चलने वाले लोग हमारे बीच में, वो इस यात्रा को रखेंगे। संतोष ने उसे बहुत अच्छे से लिपिबद्ध किया है। इस पुस्तक में मुझे सरकार का ढंग भी दिखाई देता है, आपने अलग अलग चैप्टर्स में बताया है, सत्ता के रंग भी दिखाई देते हैं और संगठन का संग भी दिखाई देता है। ये तीनों चीजें, ये एक त्रिआयामी ढांचा उसमें समझ में आता है। और आजकल जैसे हम सबकी क्षमता कम हो रही है, हमने अभी एक शोध कराया कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच में, तो 350 शब्द पढ़ने में तो हाफ जाते हैं, नहीं पढ़ पाते। 144 कैरेक्टर्स बता रहा हूं जिसमें स्पेस भी काउंट होता है। वो ट्विटर का ट्वीट, आपको लगता है कि बहुत ज्ञान की बात आपने कर ली, एक ट्वीट पढ़ लिया या एक ट्वीट चल गया, तो उस दौर में हम हैं। और लंबे वीडियोस नहीं चलते, 30 सेकंड की बात भी अब 15 सेकंड में आपको हर चीज चाहिए। तो ऐसे में ये उथले ज्ञान का छोटा रिचार्ज तो ये पुस्तक नहीं है, मैं कहता हूं समझ का एक लाइफ टाइम फैमिली पैक ये पुस्तक हो सकती है। और संतोष जी की ये यात्रा, अब तक मैं देखूं पुस्तक को जितना पलटा है, पिछली पुस्तक को भी देखा है, तो बहुत संतोषजनक रही है। आगे भी आपकी यात्रा संतोषपूर्ण हो, बाकी सबको भी आनंद दे, ये कह के मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद वैसे हितेश जी। अब वह क्षण आ गया जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं सम्मानित मंच से आग्रह करता हूँ कृपया संघ और सरकार का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें।
ये पुस्तकें विशेष मूल्य पर बाहर उपलब्ध हैं, जो लोग लेना चाहें वे ले सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं राज्यसभा सांसद माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से राजनीति में सक्रिय हुए। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव व राष्ट्रीय महासचिव रहे। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। 2008 व 2014 में राज्यसभा सांसद बने। 2014 में माननीय नरेंद्र भाई की सरकार में वे मंत्री बने। पर्यावरण, संसदीय कार्य, सूचना एवं प्रसारण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का दायित्व उन्होंने निभाया। वे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अर्थशास्त्र, समाज नीति और समसामयिक विषयों पर उनके नियमित लेख प्रकाशित होकर चर्चित होते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएं, हमें संबोधित करें माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी। आदरणीय राम बहादुर राय, पुणे के मेरे घर में राम बहादुर जी, आप 1973 में 50 साल पहले आए थे पुणे में। पांचजन्य के हितेश जी, प्राध्यापक, जिन्होंने दुनिया का अनुभव अपने सामने रखा, और लेखक संतोष कुमार और प्रकाशक प्रभात कुमार। बहुत ही आनंद है आज के कार्यक्रम में। तो पहले वहीं से शुरुआत करता हूं जहां संतोष जी ने छोड़ा कि मैंने सचमुच उसको फोन किया कि इतना सब आपको ध्यान कैसे रहता है। मैं तो साक्षी हूं, लेकिन मुझे डेट और ये पता नहीं है, तो आप डायरी लिखते हो क्या? तो उन्होंने कहा हाँ लिखता हूं। तो ये रोज डायरी लिखने का जो काम करते हैं उनको ऐसे किताबें लिखने का अवसर मिलता है। जो नहीं लिखते, अभी मराठी में एक दीपावली के समय पर विशेष प्रकाशन होते हैं, तो उसमें एक जब्बार पटेल का लेख स्मिता पाटिल पर उम्बरठा सिनेमा के संदर्भ में था। तो इतना डिटेल था और एक एक वाक्य करेक्ट था। अटल जी ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा। तो मैंने उसको फोन किया, अरे इतना सब आपको याद इतने 50 साल बाद कैसे रह रहा है? तो उसने भी यही कहा कि डायरी लिखता हूं। अब मैंने सोचा मेरे तो 72 साल हो गए, तो अभी तो डायरी नहीं लिखी, तो अब लिखने का कोई फायदा भी नहीं। लेकिन ये समझने की बात है कि ये दिस इज द मेंटल डिसिप्लिन, और वो करना चाहिए। संतोष का पहला किताब मैंने जब पढ़ा, क्योंकि सतीश जी यहाँ बैठे हैं, हम तो उस सारे प्रवास के साक्षी हैं रोज के, तो बता सकते हैं कि ये सच था या नहीं। लेकिन वो बहुत अच्छा किताब है, इसलिए ये तो संघ और सरकार किताब पढ़ो ही परचेस करके, और जो मूल कैसे हुआ भारत मोदीमय ये भी समझो। और कुछ प्रतियां तो मुझे अपोजिशन को देने का मूड आ रहा है, क्योंकि उनको समझना चाहिए वो जो समझते हैं वैसा संघ नहीं है, वैसी सरकार नहीं है। कैसी सरकार है, कैसा संघ है, क्या विचार है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन राहुल को भेजो तो क्या होगा मुझे पता नहीं है। लेकिन जयराम रमेश वगैरह को तो भेजूंगा, पढ़ो तो सही। तो बात एकदम साफ है। संतोष फिर बाद में मुझसे 2, 4, 5 बार बातें हुई, पहले पत्रकार करके, फिर लेखक करके, और फिर मैंने उसको ऑफर दी कि हम एक पाक्षिक 15 दिन में फोर्टनाइटली शुरू करना चाहते,
न्यू इंडिया समाचार, तो आप उसको संभालो क्या गया। उन्होंने हाँ कहा और अब 4 साल हो गए, हाँ 4th ईयर, 3 साल हो गए, 4था साल चल रहा है। तो उन्होंने बखूबी वो चलाया और उसमें अभी सारे एयरपोर्ट पे या कहीं भी जाओ वहाँ न्यू इंडिया समाचार मिलता है, और थोड़ा समय होगा तब आप जी जरूर पढ़ना, अच्छा है। तो संतोष ने ये लिखा है तो रुचि है, पत्रकार है, लिखने की एक शैली है और इसलिए बोर नहीं होता, अच्छा लगता है, पढ़ते रहने का मोह होता है। संघ और सरकार में क्या मुख्य है? द होल फिलॉसफी। और फिलॉसफी क्या है? राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, अंत्योदय, ये फिलॉसफी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, वो देश की अखंडता के लिए हुआ। और मैं आज बड़ी बात कहना चाहता हूं कि संघ पर अलोकतांत्रिक होने का आरोप बहुत बार किया गया, गलत। संघ के अंदरूनी भी, और सतीश जी ज्यादा जानते हैं, आप भी बहुत लोग उसमें जानते हैं, इतनी चर्चा होकर उसके बाद निर्णय होता है कि कभी कभी हमें भी लगता है कि बहुत समय जाया हो रहा है, जल्दी निर्णय करो, लेकिन वो एक पूरी प्रक्रिया है। तो इतना विस्तार से चर्चा होना और फिर निर्णय होना, इसे डेमोक्रेसी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? एक एक शब्द, एक एक स्टेप, एक एक निर्णय डेमोक्रेसी के तहत अंदरूनी डेमोक्रेसी है। और उस पर टिप्पणी कौन कर रहे हैं? जो परिवारवादी पार्टी है, जो एक परिवार में डाइनिंग टेबल पर बैठकर पार्टी चलाते, वो आज संघ पर और बीजेपी पर उंगली उठाते। अरे डेमोक्रेसी के लिए अगर लड़ाई लड़ी, इमरजेंसी में खत्म किया था इंदिरा जी ने, कांग्रेस ने, एक आदमी नहीं उल्टा बोला, किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। जब बाजी पलटते देखा तब कुछ लोग बाहर आए, वो अलग चीज है। लेकिन लोकतंत्र पर आंच लाई एक झटके में, एक रात में। पूरे सप्त स्वतंत्रता जो देश ने 150 साल की लड़ाई के बाद प्राप्त किया था, वो खत्म कर दिया 25 जून की काल रात। मेरे पिताजी पत्रकार थे, लोकमान्य तिलक जी के केसरी में काम करते थे, तो उनकी उस दिन नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट से वो वापस आए 26 को सुबह, बोले प्रकाश आज तो अजीब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले इमरजेंसी आई और इसके लिए पुलिस अधिकारी हमारे दफ्तर में आके बैठा। उसने एक ही कहा कि मुझे कुछ समझता नहीं, लेकिन मेरी साइन बिना कोई भी न्यूज छपेगी नहीं, सेंसर। वो बैठा। प्रेस फ्रीडम नहीं, अभिव्यक्ति आजादी नहीं, भाषण की स्वतंत्रता नहीं, लिखने की आजादी नहीं, संगठन की स्वतंत्रता नहीं, कुछ भी नहीं, राजनीतिक कार्रवाई गतिविधियां करने की आजादी नहीं। पूरा लोकतंत्र एक दिन में समाप्त कर दिया। और दुर्भाग्य से कोर्ट वालों ने भी उसको जायज ठहराया। तो ये जो लोकतंत्र का था, अगर लोकतंत्र की लड़ाई फिर से 1977 में लोकतंत्र कायम हुआ, तो उसका मेजर श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाता है, यह मुझे बताना पड़ेगा। क्या लड़ाई लड़ी? लाख लोग से ज्यादा लोग जेल में गए, उसमें तो 90% संघ के थे। संघ यानी संघ परिवार के थे, 10% अन्य लोग थे। और इसमें मैं और एक छोटा उदाहरण भी बताता हूं कि यह हमें इंटॉलरेंस की बात करते
कि संघ और बीजेपी और इंटॉलरेंस टॉलरेंट नहीं है। अरे कमाल होगी। मैं येरोला जेल में था, हमने रोज बंदियों को सभी राजनीतिक नेता थे तो सब और अनेक पार्टियों के थे, तो हम सबके लिए सभा अरेंज करते थे और हमने एक एक कम्युनिस्ट, एक एक सोशलिस्ट, एक एक संगठन कांग्रेस का आदमी, जो भी नेता थे उन सबको उनके विचार रखने के लिए हमने मंच दिया। लेकिन उनके 15-20 ही युवक थे, सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों के युवा विंग के, लेकिन उनकी रोज बैठक होती थी, लेकिन एक दिन भी उन्होंने संघ और बीजेपी के किसी नेता को भी नहीं बुलाया, क्योंकि वो अपने से दूसरे किसी को मानते ही नहीं। अलोकतांत्रिक कौन है, इनटॉलरेंट कौन है? इनटॉलरेंट कम्युनिस्ट है, इनटॉलरेंट अन्य दल है, और इसलिए कांग्रेस भी। और ये हमने रूप देखा, वो सही रूप है, और संघ का ये रूप है। बाला साहब देवरस उस समय सरसंघ चालक थे, वो येरोला जेल में ही थे। हम उनको पूछते थे अनेक, कुछ भी सवाल पूछो। उस समय जेल में क्या होता है, एक अच्छा होता है कि कोई बंधन नहीं होता, पूछो जो दिल करे। तो हम पूछते थे और वो भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि सबको बुलाओ, उन्होंने कहा कि सबके विचार सुनो और फिर अपना नक्शा क्या होगा इसकी भी चर्चा करो। ये वैचारिक आजादी का, लोकतंत्र का आविष्कार मैंने प्रत्यक्ष जिंदगी में देखा है, और इसलिए हमारी श्रद्धा है। अगर संघ में कोई ये कहेगा कि मैं अमरूद रखा हूं, मेरे हाथ में अमरूद है, फिर भी आप आम कहो, तो मैं कहूंगा नहीं कहूंगा। लेकिन संघ ऐसा है नहीं। लेकिन ये उन पर आरोप लगा रहे थे। तो मेरा पहला मुद्दा है कि लोकतंत्र की पुनर्स्थापना इस देश में 1977 में अगर हुई तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन संघ का है। और मैं एक प्रसंग बताना चाहता हूं। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा जी ने रेडियो पर भाषण किया। उस समय टीवी तो था नहीं, रेडियो का हमारे पास था। तो उन्होंने कहा कि मैं इमरजेंसी पार्शियली दूर कर रही हूं, 20 मार्च को चुनाव होंगे, राजनीतिक बंदियों को छोड़ूंगी लेकिन संघ के बंदियों को नहीं छोड़ूंगी। यह भी बताया उसने। हम प्रत्यक्ष 26 जनवरी को छूटे। 18 से 26 जनवरी के बीच में 8 दिन, उस समय तो मोबाइल नहीं होते थे, और अभी तो गैंगस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करते हैं जेल से। ऐसा तो उस समय कुछ था ही नहीं। तो फिर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हुआ सभी जेलों में। सोशलिस्ट और अनेक लोगों का यह कहना था कि ये इंदिरा जी का ट्रैप है, हमें ना धन मिलेगा, ना वाहन मिलेगा, ना साधन मिलेगा, ना उम्मीदवार मिलेंगे, हम हार जाएंगे 50 दिन में। और हारने के बाद शी विल लेजिटिमाइज हर इमरजेंसी रूल, कि लोगों ने मुझे इसके पक्ष में वोट दिया है। लेकिन उस समय, और उसमें संघ के कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ने वाले थे। तो हम जो राजनीतिक बंदी थे उन्हें तो पता था कि आज नहीं तो एक सप्ताह में हम बाहर जाएंगे, लेकिन संघ वालों को तब कहा था कि आप बाहर नहीं जाएंगे। और कितने साल। मुझे अभी एक एडिटर ने पूछा, तब मैंने कहा, हम जब हु थिंक्स ऑफ फ्यूचर, मैंने कहा कि जब हम जेल में गए तो 16 दिन रहेंगे, 16 महीने रहेंगे या 16 साल रहेंगे, किसको पता था? किसको पता नहीं था? संघ के कार्यकर्ताओं को पता था कि वो नहीं छूट रहे और आने वाले और कितने साल रहना पड़ेगा पता नहीं। तो भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का उत्सव हो रहा है, चुनाव है, जनता पर भरोसा करना चाहिए और चुनाव में हम जीत सकते हैं और पूरा प्रयास करना चाहिए। दिस इज आरएसएस। लोकतंत्र की मजबूती, ये चित्र हमें लोगों के सामने रखना चाहिए।
कि लोकतंत्र की लड़ाई संघ का और बीजेपी का मूल काम है जो किया। और हिंदुत्व के आधार पर कुछ भी बोलते हैं। अब जिनको हिंदुत्व समझता ही नहीं, अब वो हिंदुत्व पर भाषण दे रहे हो। परसों तो गीता प्रेस को पुरस्कार दिया तो जयराम रमेश वो समझता है, बोले ये तो सावरकर गोडसे को देने जैसे। मैंने कहा हम हद हो गई, यहां सावरकर कहाँ गए गीता प्रेस में। मैंने कहा आप सावरकर एक गाली बनाना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखो कि ऐसा करते जाओगे तो कांग्रेस ही एक गाली बनेगा। ये आज की वास्तविकता है। हिंदुत्व कभी संकीर्ण था ही नहीं। पुणे में हमारे यहाँ वसंत व्याख्यानमाला होती है, उसमें मुझे याद है बाला साहब देवरत जी का भाषण था, हम सामने सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट बैड then nothing is bad in the country and it must go lock, stock and barrel। ये कहा था, ये संघ है। हमने तो संघ के उदार रूप को ही देखा, पहचाना और उसी में हम रहे। तो ये हिंदुत्व कभी संकीर्ण रहा नहीं, सबको समाहित करता है। देश पर, देश के जो भी नागरिक है, देश पर जो प्यार करते हैं वो सब है उसमें। किसी पर उसका एक्सक्लूजन की थियरी नहीं है। और आज हम देख रहे हैं मोदी जी जब भी वैक्सीन देते हैं, गरीब अन्न कल्याण योजना देते हैं, घर देते हैं, टॉयलेट देते हैं, एलपीजी गैस देते हैं, किसान सम्मान पद्धति देते हैं, या बाकी जितने भी जल जीवन देते हैं, जो मुद्रा लोन देते हैं, किसी का मजहब नहीं देखा, किसी का राज्य नहीं देखा, किसी का पॉलिटिकल प्रेफरेंस नहीं देखा। मैं केरल में अभी ज्यादा जाता हूं, केरल में मैंने देखा है एलडीएफ गवर्नमेंट और यूडीएफ भी अपने चहेतों को ही बेनिफिशियरी करके देते हैं, उनके सिवा किसी को नहीं देते बेनिफिट। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। ही डजंट डिस्क्रिमिनेट बिकॉज ही स्वयं सेवक। यह समझने की चाहिए। संघ ने संकीर्णता सिखाई ही नहीं, मजहब के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, प्रदेश के आधार पर नहीं, पॉलिटिकल प्रेफरेंस के आधार पर नहीं, ये किया है। और इसलिए सरकार के जो कार्यक्रम आए हैं, अभी जो G20 चल रहा है, तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, वो जीवन शैली की बात करते मोदी जी। भारतीय जीवन शैली पर्यावरण पूरक है। संघ कहता है पानी, पेड़, प्लास्टिक। यही है। योगा दिन है आज, भारत की गिफ्ट है दुनिया को। फेसबुक के जुकरबर्ग ने बीच में एक इंटरव्यू दिया था, बताया है कि जब फेसबुक का पूरा डेवलप नहीं हो रहा था, आइडिया थी लेकिन फाइनल सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, वो बहुत ही मन से अशांत हो गया था। तो स्टीव जॉब्स को मिला तो बोला क्या करूं? तो स्टीव जॉब्स ने कहा वहां जाओ, कौन सा हिमाचल में आश्रम, नीम कोरी का, वहां जाओ और महीना भर रहो, आप शांत होके आओगे। भारतीय तपस साधना का, अध्यात्म का, योगा का ये बल है, दुनिया समझती है, लेकिन ये हमारे विपक्षी नहीं समझते। तो ये चल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, कितना लोकतांत्रिक एक्सरसाइज किया मालूम है? 5 साल। मेरे पहले स्मृति जी थी, हर ग्राम पंचायत से, हर स्कूल से, हर टीचर से, हर पंचायत समिति से, हर जिला परिषद से, हर राज्य सरकारों से, सबसे सुझाव लिए गए, फिर सुब्रमण्यम जी को दिए गए इतना सारा भंडार, और उन्होंने एक उसका संक्षेप तैयार किया। दैट वाज द मेन इनपुट फॉर दिस। लेकिन बाद में हमने कस्तूरी रंगन की कमेटी नियुक्त की और उसमें 2 साल उन्होंने सबसे फिर से संवाद करके, सबकी राय लेके एक अच्छी शिक्षा नीति बोली। कोई विरोध नहीं कर सकता।
एक का भी विरोध नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कुछ विरोध जैसा है ही नहीं। तो ये संघ बीजेपी का आविष्कार है। अब धरोहर का प्यार है तो है, सारे दुनिया को होता है। अगर केदारनाथ अच्छा बना, काशी विश्वनाथ अच्छा बना, महाकाल अच्छा बना, देवधर अच्छा बना, मथुरा काशी अच्छा बना, सोमनाथ अच्छा बना, और अब अयोध्या में मंदिर होगा, तो ये धरोहर की प्रतिष्ठापना है। उसमें करतारपुर कॉरिडोर भी है, बुद्ध सर्किट भी है, और बाकी भी अनेक चीजें हैं। किसी एक के लिए नहीं है। और ये आज धरोहर का विशेषता, पहले तो केवल हम ताजमहल ही गिफ्ट देते थे। कोई भी विदेशी मेहमान आओ, कोई भी आओ, मैं अनेक विदेशी मंत्रियों के साथ मेरा अच्छा संबंध था, तो वो बोलते थे कितने ताजमहल हो गए हमारे घर। तो केवल ताजमहल देते थे। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वहां की हस्त कारीगरों से बनी हुई भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, तो लेने वालों को भी आनंद आता है कि कुछ मैंने नया लाया है। सेवा, सुशासन किसकी कल्पना है? इट्स बेसिकली संघ फिलॉसफी यही है, सेवा ही है, सुशासन है। कोविड में पहले कुछ दिनों में जब ट्रेसिंग के लिए क्यों अनेक डॉक्टर्स अपने दवाखाने बंद करके बैठे थे, कोई पेशेंट को देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तब संघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ी में जाकर ट्रेसिंग का काम किया। बहुत रिस्क थी, फिर भी किया। तो यह हमने करके दिखाया। और इसलिए मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है, मधुली में और ऐसे लोग, मेरे बचपन के मेरे एक अच्छा भाषण जिनके मैंने सुने, उसमें सब थे समाजवादी, कम्युनिस्ट, क्योंकि हमारे गांव में जनसंघ नहीं था। कम्युनिस्ट और प्रजा समाजवादी और संयुक्त सोशलिस्ट और PWDP यानी ये हमारी शेतकरी कामगार पक्ष है वहाँ, तो ये सब लोग थे, पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी। तो उन सब के भाषण सुने, लेकिन उन्होंने संघ की पहले प्रशंसा की जब जेल में 90% थे। लोकतंत्र बहाल हुआ तब तक भी किया, लेकिन बाद में दोहरी सदस्यता का मुद्दा निकाला। तो ये अपोजिशन का पाखंड है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, जो भी खुलकर मन से आएगा, खुले मन से संघ और बीजेपी की विचारधारा समझनी है, तो समझेगा कि यही डेमोक्रेटिक मैनिफेस्टेशन है। और इसी डेमोक्रेसी के बचाव के लिए ये किताब भी एक मील का पत्थर साबित होगी और बहुत अच्छी उसका परिणाम होगा। ये इतना ही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब। संतोष जी कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं, मैं कृपया आए संतोष जी। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अपने इस विशेष अवसर पर मैं दूसरी बार लाभ ले रहा हूँ इस चीज़ का, लेकिन उस वक्त कुछ समय की सीमाएं थीं। और इस पुस्तक के बारे में जो मुझे 2-3 बातें और कहनी थी, वो ये है कि मैंने आपसे कहा कि मैं जो जीता हूँ वो लिखता हूँ, लेकिन 1996 से लेके 2004 मेरी पत्रकारिता के करियर की शुरुआत जो है वो 3 नवंबर 2003 से हुई है। तो वाजपेयी सरकार का जो अंतिम चरण था वो मैंने देखा, लेकिन जो पीछे का समय था उसके बारे में जानता था, स्टूडेंट के रूप में पढ़ा था, देखा था, लेकिन एक पत्रकार के रूप में अनुभव नहीं था मेरा। तो मेरे लिए चुनौती थी कि मैं उस कॉन्ट्रास्ट को कैसे दिखाऊं, मैं किससे बात करूं। तो उस समय अटल जी पे किताब लिखने वाले आदरणीय विजय त्रिवेदी जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने उनसे सहयोग मांगा। उनकी किताब जो मेरी शैली है कार्यशैली
उस कार्यशैली के अनुरूप उन्होंने जो मुझे बातें बताई, जो उदाहरण उन्होंने मुझसे साझा किए, मुझे अपने कार्यशैली के बहुत अनुरूप लगे, बहुत करीब लगा मुझे। और मैंने उनसे कहा कि क्या सर, मैं आपने जो कहा है मैं उसको अपनी किताब में लिख सकता हूं। उन्होंने सहमति दी और निश्चित तौर से उस पहले अध्याय के लिए, उस किताब की शुरुआत के लिए मैं अगर विशेष रूप से अगर कहूं तो विजय त्रिवेदी जी का बहुत आभार है। और आज वो कार्यक्रम में भी आए हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उसके अलावा बाकी हिस्सों को तैयार करने में मेरी खुद की रिपोर्टिंग है, मेरा अपना काम रहा है। तो वहाँ जितने भी मेरे समकक्ष लोग रहे हैं या मेरे वरिष्ठ रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। पुस्तक को तैयार करने में निश्चित तौर से आपके परिवार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये पुस्तक कोविड के दौर में लिखी गई किताब थी, जिसमें बाद में कुछ वैल्यू एडिशंस होते गए और अब थोड़ी देर से किताब आ पाई। तो निश्चित तौर से इसमें आपके माताजी, पिताजी, एक पत्नी के रूप में मैं जनरली यह देखता हूं कि लोग, पत्नी की एक भूमिका होती है कि एक शादीशुदा पुरुष की ज़िंदगी में एक होता है कि पत्नी बहुत संपादन करती है लाइफ में, लेकिन मेरी पत्नी ने जो है किताब का, चाहे मेरी पिछली किताब थी या ये वाली किताब, मैं एक एक चैप्टर लिखता जा रहा था और वो संपादन करती जा रही थी। जब पूरी तरीके से तैयार हो गई और मैंने जब प्रभात जी को भेजने की सोची, तब उन्होंने एक बार फिर से पूरी किताब का संपादन किया। तो निश्चित तौर से वो स्वाभाविक हकदार हैं इस आभार का, लेकिन परिवार में कोई आभार की बात नहीं होती है। यहाँ भी एक समन्वय होता है जिसकी बात इस पुस्तक में लिखी गई है। और हमारे दोनों बच्चे वैभव, वैष्णवी, इन लोगों ने भी उस समय, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, उन्होंने एक समय दिया और मैंने इस पुस्तक को आगे बढ़ाया। उसके अलावा इसके संपादन में एक मेरे मित्र हैं भरत सिंह, पार्टी और संगठन में काफ़ी जुड़े रहे हैं। न्यू इंडिया समाचार में मेरे साथ सहयोगी रहे विभोर शर्मा का भी एक आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि संपादन में वो मेरे साथ बहुत करीब से जुड़ा रहा है। और इस पुस्तक के आवरण डिजाइन में, इस आवरण को तैयार करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। हमने कहाँ से लोगों से संपर्क किया, लास्ट में एक विजुअल तैयार हुआ। तो उसके लिए मैं खासतौर से हमारे साथी हैं श्याम शंकर तिवारी, उनका, दिव्या तलवार और रविंद्र शर्मा, इनमें इन तीनों का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण, मेरी पिछली किताब पे ये बार ये फीडबैक आया कि आपने अंग्रेजी में वो किताब लेकर के आप नहीं आए, अंग्रेजी में आपको किताब लेके आनी चाहिए थी। इस बार मैंने सोचा कि अब मुझे समय मिल रहा है तो इस पुस्तक को मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में लेके आऊँगा। तो अभी ऑल इंडिया रेडियो में डीजी हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता और अभी एडीजी पीएम यूनिट धीरज सिंह जी हैं। इन दोनों ने जो सहयोग किया मेरा, उसकी वजह से मैं दोनों भाषाओं में ये पुस्तक लेके आ पाया। तो मैं इन दोनों लोगों का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं जो आपको लास्ट में मैंने कहा था कि आने वाले समय में भी समन्वय, भाजपा संघ या विचार परिवार के बीच समन्वय सरपट दौड़े, इसकी पहल संघ भाजपा समेत समूचे विचार परिवार में जारी है। सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में भी संघ, सरकार और संगठन के बीच समन्वय सुदृढ़ता के साथ एक मिसाल पेश कर रहा है। इस समन्वय का प्रभाव यह हुआ है कि संघ हो या भाजपा, दोनों ने वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक आधार को आगे बढ़ाया है। इसका मतलब सत्ता के समय ही विस्तार नहीं है, बल्कि बहुमत का एक, जो कह सकते हैं बहुमत का जो नेतृत्व होता है, उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से होता है। तो जो एक आधार है इस पूरी पुस्तक का, वो यही है, संवाद और समन्वय। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय राम बहादुर राय जी को आमंत्रित करता हूं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। वे पत्रकारिता में शुचिता और प्रामाणिकता के हस्ताक्षर हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। आइए जी। आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी, पुस्तक के लेखक संतोष कुमार जी, यहाँ दो दायित्व निभा रहे प्रोफेसर रमेश गौड़ जी और प्रभात जी, मित्रों, मैं
संतोष कुमार जी को इस पुस्तक यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए बधाई देता हूँ। और प्रकाश जावड़ेकर जी ने पुस्तक की एक परिधि बना दी है, यानी पुस्तक के चारों तरफ की जो दुनिया बनती है वह उन्होंने हमें दिखा दी है। तो मेरी जिम्मेदारी यह है कि पुस्तक में जो है उसके बारे में मैं कुछ कहूँ आपसे। ये पुस्तक मेरी नज़र में, जैसा कबीर ने कभी कहा है कि कबीर ने आँखन देखी पर ज़्यादा विश्वास किया, ये पुस्तक भी आँखन देखी और कानों सुनी पर आधारित है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी उन घटनाओं को अपनी आँखों से देख सकेंगे। इसे शोध की भाषा में अगर कहें तो प्राइमरी सोर्स पर आधारित है। कुछ रहस्य प्रकाश जावड़ेकर जी ने स्वयं उजागर किया, कुछ रहस्य आप पूछेंगे तो संतोष जी उजागर करेंगे। और एक तो उन्होंने बताया ही कि विजय त्रिवेदी जी से उन्होंने पृष्ठभूमि जानने के लिए और उनकी किताब का उन्होंने उदाहरण भी दिया है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी पुस्तक है जिस पर कलम चलाना कठिन काम है। संघ, ये हितेश शंकर जी ने इस बारे में बहुत साफ साफ कहा कि संघ और भाजपा या संघ और भाजपा की सरकार या एनडीए की सरकार, इस पर पुस्तकें आई हैं, आती रहेंगी, लेकिन तटस्थ होकर, परंतु उस प्रोसेस को समझाना जो कि सरकार और संघ के बीच में चल रहा है, ये ज़रा कठिन काम है, ऐसा मैं समझता हूँ कई कारणों से। इसका जगह जगह ये जो कठिनाई है वो पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो जगह जगह लेखक ने भी इसका जिक्र किया है और इन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है। संघ और सरकार वाजपेयी से मोदी तक, ये दो फेज में ये पुस्तक है। एक फेज है जब वाजपेयी जी का दौर था और दूसरा फेज है जब 2014 में शुरू हुआ। तो पहले फेज में सचमुच अनेक विवाद हुए हैं और उस दौरान मैं जनसत्ता में एक कॉलम भी लिखता था। तो मैंने एक लिखा, वो किताब के रूप में आया भी है, और मैंने लिखा कि ये उस समय सुदर्शन जी थे, आजकल दुनिया में नहीं हैं। तो मैंने सुदर्शन जी से सवाल पूछा था उस कॉलम में कि आप मुझे ये बताइए कि ब्रजेश मिश्र प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन हैं या ब्रजेश मिश्र के अधीन अटल बिहारी वाजपेयी हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि सुदर्शन जी जो हमले करते थे, जिसको हम लोगों ने विवाद के रूप में देखा है, तो वो ब्रजेश मिश्रा पर करते थे, वाजपेयी जी पर नहीं करते थे। अब ये एक ऐसा पेचीदा सवाल था, तो इन्होंने, संतोष जी ने अपने उस पहले वाले फेज में के बारे में भी लिखा है। और बात ऐसी है कि पुस्तक ये ऐसे समय में आई है जब लेखकों, पत्रकारों, शोधकर्ताओं और सबसे ऊपर जो पंडित यानी विद्वानों की जो ज़रूरत पर ही ये समय प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं इसको फिर से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही कठिन दौर में पुस्तक आई है।
और कठिन दौर क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह दौर है। और मैं सुनता हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न जानता हूँ न जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं सुनता हूँ कि अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी यंत्र आए हैं उसमें आप बता दीजिए कि इस पुस्तक इस बारे में हमको लिखना है, तो वो बहुत सिस्टमेटिक बाकायदे रेफरेंस के साथ आपको वो प्रस्तुत कर देता है। अब जब ऐसा दौर आ गया हो तब फिर संतोष कुमार जी की जो किताब है संघ और सरकार, तो ये दौर तो ऐसा है जो पुस्तक के लेखकों पर ही लेखकों के अस्तित्व पर सवाल कर रहा है। और ऐसे समय में ये पुस्तक आई है जो प्रामाणिक पुस्तक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी क्या ऐसी ही पुस्तक आ सकती है, ये हम लोगों को अपने से पूछना चाहिए। यानी मैं कहूँगा कि नहीं आ सकती है, लेकिन फिर भी ये पुस्तक अपने आप में दो कारणों से, मेरी नज़र में दो कारणों से ये महत्वपूर्ण है। एक तो संघ और सरकार की जो पहेली है उसका एक अज्ञात संसार है, और अज्ञात संसार भी है और अज्ञात सागर भी है। ये पुस्तक उस अज्ञात संसार में आपको पहुंचाती है। ये पुस्तक उस अज्ञात सागर में आपको गोता लगाने का निमंत्रण देती है। और अज्ञात सागर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संघ के बारे में, भाजपा के बारे में कुछ अवधारणाएं आज़ादी के बाद से ही बनाई गई हैं, और वो अवधारणाएं इतनी पक्की हैं कि उसको समय का कोई भी, चाहे उसको आप घिसने वाला या ये ख़त्म करने वाला कोई केमिकल अभी तक नहीं बन पाया है भारतीय राजनीति में जो उन अवधारणाओं को कम करे या ख़त्म करे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नई पीढ़ी आई है वो उस पुराने ज़माने की अवधारणाओं से मुक्त है, इसलिए नई पीढ़ी में इस पुस्तक का स्वागत होगा, लोग पढ़ेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो एक कारण तो यह है कि ये जो पुस्तक है, मैंने कहा कि दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक मैंने बताया, दूसरा जो कारण है बीजेपी के कार्यकाल और बीते 9 साल में मोदी जी के कार्यकाल में एक स्पष्ट अंतर जो है उसकी कहानियाँ इस पुस्तक में हैं। जब आप पढ़ेंगे तो उन कहानियों से आप परिचित हो सकेंगे, और इन आधारों पर ये पुस्तक मैं कहूँगा कि रोचक है, पठनीय है, और पाठक की स्मृति को पैनी बनाने में ये सहायक भी है। इस पुस्तक के महत्व का एक तीसरा कारण भी है, और तीसरा कारण इसलिए भी है क्योंकि इस पुस्तक का प्राकथन लिखा है हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने। अब इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने भाषण में इन्होंने पुस्तक की चर्चा कम की, पुस्तक से उठने वाले मुद्दों पर ज़्यादा बोले। लेकिन इनके प्राकथन की 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और मुझे भरोसा है कि प्रकाश जावड़ेकर जी को भी वो दोनों लाइनें याद होंगी। नंबर 1, इन्होंने पहले ही पैरे में लिखा है कि यह एक बेहतरीन पुस्तक है, और इनके ही शब्दों में मैं फिर से संतोष कुमार जी को बधाई देता हूँ। जब प्रकाश जी कहें कि एक बेहतरीन पुस्तक है तो उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, मैं कहूँगा कि उस पर श्रद्धा करनी चाहिए। विश्वास और श्रद्धा में थोड़ा फर्क होता है। विश्वास में अविश्वास भी रहता है, लेकिन श्रद्धा वह है जहाँ कोई अविश्वास नहीं होता।
तो प्रकाश जी ने जो लिखा है उनके कहे हुए पर आप श्रद्धा करें, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन एक इनका वाक्य प्राकथन में ऐसा भी है जिसमें ये खुद फंसे हुए हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। इन्होंने एक लाइन लिखी है अपने प्राकथन में, वो लाइन मैं शब्दशः पढ़कर सुनाता हूँ। उनका हर शब्द, उनका मतलब संतोष कुमार का, उनका हर शब्द वह सही इतिहास या सही घटना ही होगी ऐसा नहीं है। ये किसने लिखा है? प्रकाश जावड़ेकर जी ने लिखा है। अच्छा, क्यों लिखा है? क्यों लिखा है ये आप मुझसे पूछिए और मैं आपको बताता हूँ। पुस्तक का पेज नंबर 281 उलटिए। पुस्तक के पेज नंबर 281 पर जो जिस घटना का वर्णन है उसका सीधा संबंध प्रकाश जावड़ेकर जी से है। अब प्राकथन लिख रहे थे तो इनको याद रहा होगा। तो अपनी सफाई में भाजपा के बड़े नेता हैं, जवाब भी देना पड़ सकता है इनको, तो इसलिए कहा है कि संतोष कुमार ने जो लिखा है वो सही ही होगा, ये मानने का कोई कारण नहीं है। लेकिन वो घटना बड़ी मज़ेदार था। मानव संसाधन के मंत्री के रूप में इनको एक कुलपति की छुट्टी करनी थी और उसके लिए इन्हें निर्देश दिया गया था। अब उस घटना का वर्णन हो और वो किताब में घटना जाए भी और प्राकथन भी लिखे पूर्व मानव संसाधन मंत्री, तो ये कहना पड़ेगा कि हाँ, संतोष कुमार जी की हर बात सही है, ऐसा नहीं मत माने। इसका दूसरा अर्थ ये है कि इस पुस्तक का हर शब्द सही है, ये प्रकाश जी कह रहे हैं। और फिर अपने प्राकथन से वो ये कह रहे हैं कि मैंने संतोष कुमार को कुछ बताया नहीं, उन्होंने अपने सोर्स से मालूम कर लिया होगा और ये पत्रकारों का ऐसा चलता है। भाजपा में सवाल उठे इसलिए मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ी होगी। ये पुस्तक 8 खंडों की में है और इस पुस्तक का समापन सुखद एहसास नाम के अध्याय से हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जीवन और जगत में संस्था हो या व्यक्ति, अगर समापन सुखद होता है तो मानिए कि लेखक की दृष्टि अपनी मिट्टी की सुगंध से भरी हुई है। इसके विपरीत दुखांत, कलह और त्रासदी होती है जो कड़वाहट को जन्म देती है। और मैं ये रमेश गौड़ जी यहाँ उपस्थित हैं, आजकल ये NSD के डायरेक्टर हैं, तो इनकी उपस्थिति में मैं कह सकता हूँ कि शेक्सपियर के जो नाटक हैं वो ज़्यादातर दुखांत नाटक होते हैं। तो जिन लोगों ने शेक्सपियर के नाटक पढ़े हैं, देखे हैं, उसका मंचन देखा है, वो उसके विपरीत इस पुस्तक को जब देखेंगे तो इसका जो समापन है, इसका जो आखिरी अध्याय है वो सुखांत में है। इसका मतलब ये हुआ कि संभावनाएं हैं और मेरी समझ से यह पुस्तक भी राजनीति के रंगमंच पर सुखांत से पूरी होती है। और शेक्सपियर होते और इस पुस्तक को पढ़ते तो वो भी अपने नाटकों का सुधार कुछ करते, ऐसा मुझे लगता है। और मेघदूत से हो सकता है कि वो प्रेरणा लेते, और भी बहुत सारे नाटक है, प्रसाद से प्रेरणा लेते। ये असंभव सी दिखने वाली बहुत पुरानी परंतु अत्यंत उनकी जो नासूर जैसे मामलों के ऑपरेशन की कहानी का भी इस पुस्तक में
वर्णन है। और इस पुस्तक के मेरे सामने पुस्तक है, मैं पढ़ करके सुना सकता हूँ, लेकिन केवल आप अपने दिमाग में अगर दर्ज कर लें कि पृष्ठ 44 आप एक बार पलटें, तो पृष्ठ 44 पर जो जिस कहानी का इन्होंने वर्णन किया है वह वास्तव में वाजपेयी जी के कार्यकाल की सबसे बड़ी कहानी है। और वो त्रासदी भी है। जो लोग यहाँ हैं जो जानते हैं कि वाजपेयी जी और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया के संबंध इतने प्रगाढ़ थे, एक दूसरे से बहुत गहरे विश्वास का रिश्ता था। उसी विश्वास के नाते रज्जू भैया उनके पास गए और उनसे कहा कि जैसे मैंने सुदर्शन जी को सरसंघ चालक बना दिया है, वैसे ही अब आप आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए और आप चाहें तो आप राष्ट्रपति बन जाइए। ये ऐसी घटना है और इसकी बड़ी लंबी कहानी है, मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ। ये राजनीति में ऐसा होता नहीं है, इसके विश्लेषण में मैं जाऊँगा नहीं। उसी तरह से इस पुस्तक में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी वर्णन है। मैं यहाँ संतोष जी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी जानकारी सही है तो एपीजे अब्दुल कलाम उस तरह से राष्ट्रपति नहीं बने जिस तरह से आपने उसका वर्णन किया है। अगर मेरी जानकारी सही है तो प्रमोद महाजन स्वयं वाजपेयी जी के निर्देश पर पीसी अलेक्जेंडर से इस्तीफा ले चुके थे। जब वो पीसी अलेक्जेंडर महाराष्ट्र के गवर्नर थे, यानी भाजपा ने तय कर लिया था कि पीसी अलेक्जेंडर राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन उस समय कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी थे प्रमोद महाजन जी। और मैं फिर से कहता हूं कि मेरी जानकारी अगर सही है तो कुछ एक साइंटिस्टों ने एक मीटिंग में, प्रमोद जी ने स्वयं मीटिंग जब समाप्त हो गई तो उन सबों से सलाह करना शुरू किया कि तुम लोगों की नज़र में या आप लोगों की नज़र में राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होना चाहिए। तो सबने एक स्वर से कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम होना चाहिए। और प्रमोद जी को भी ये बात जची। और आप जानते हैं कि प्रमोद जी उस समय इस हैसियत में थे कि जो चाहते थे वो आडवाणी जी और वाजपेयी जी से मनवा लेते थे, और उन्होंने मनवा लिया। तो पीसी अलेक्जेंडर के लिए ये बड़ी भारी ट्रेजेडी थी। और पीसी अलेक्जेंडर क्यों चुने जाने थे राष्ट्रपति, इसकी एक अलग कहानी है। उनको फिर राज्यसभा में लाया गया। 22 अप्रैल को प्रमोद जी को गोली लगी है, इस पुस्तक में है। और अंततः 3 मई को उनका निधन हुआ। मैं एक निजी बात भी कहना चाहता हूँ कि 5 अप्रैल को प्रमोद जी से मेरी चेन्नई में भेंट हुई एस गुरुमूर्ति के बेटे के विवाह में। प्रमोद जी मंच पर थे। मंच से जब नीचे आए तो मैं पीछे की सीटों पर बैठा हुआ था। मेरे पास आए, बैठे, और मैंने उनसे कहा कि प्रमोद जी, गोविंद जी को यानी गोविंदाचार्य को आप बीजेपी में ले आइए। प्रमोद जी ने मुझसे कहा कि आपने मेरे मन की बात कही है, हम दोनों मिलकर इसका प्रयास करेंगे। मैं दिल्ली आता हूँ और हम इस पर काम करेंगे। लेकिन वो दिल्ली नहीं आए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी
सुबह सुबह जब उनको गोली लगी है तो मुझे सबसे पहले जिस व्यक्ति ने मुझे सूचना दी वे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी थे। उन्होंने कहा कि प्रमोद महाजन को गोली मार दी गई है। इसी तरह से पेज नंबर 81 इस पुस्तक का में 2 ही लाइन है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, जिसमें आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों फफक कर रो पड़े लोकसभा में, अगर जानना हो तो वो पन्ना आप पलटें। आडवाणी का अधूरा सफ़र, मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊंगा। और इस तरह से ये पुस्तक उन रहस्यों को, उन घटनाओं को आपको याद दिलाती है जिससे हम लोग परिचित तो हैं लेकिन भूल से गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कई बार वाजपेयी जी अपने भाषणों में 2 शब्दों का इस्तेमाल करते थे, नेति नेति, और हमारे यहाँ शास्त्रों में भी नेति नेति का बहुत इस्तेमाल हुआ है। नेति नेति को का अगर आप संधि विच्छेद करें तो न इति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं। तो संतोष कुमार जी की पुस्तक में जगह जगह यह भी नहीं, यह भी नहीं होते होते यह भी है, यह भी है, ये आ गया है। और इसी तरह से पेज नंबर 117 और जिसमें प्रकाश जावड़ेकर जी कहते हैं कि गडकरी का अर्थ क्या होता है, ये पत्रकारों को समझा रहे हैं कि गडकरी का अर्थ क्या होता है। तो गढ़ का जो रक्षक है वो गडकरी है। और वो एक दौर था जब गडकरी जी बीजेपी के अध्यक्ष होकर के आए थे, बड़ी संभावनाएं थी। और आखिरी मैंने आपको पेज नंबर 281 कहा ही, अब मैं इस अंत में अपनी बात समाप्त करता हूँ ये कह करके कि संतोष कुमार जी इस पुस्तक के साथ जो बड़ा काम कर रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी ने उसका उल्लेख किया, लेकिन सचमुच न्यू इंडिया समाचार जब प्रिंट होकर के आया तो उसके पहले अंक से लेकर और इस अंक तक मैं उसको सुरक्षित रखता हूँ, पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर भारत सरकार की गतिविधियों को जानना हो तो वो सबसे प्रामाणिक पत्रिका है। और उसको पढ़ते समय ये लगता है कि संतोष कुमार जो पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें हर पत्रकार को इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। और सीखने की ज़रूरत यह है कि आप लंबी योजना बनाइए। पत्रकारिता 24 घंटे की होती है, 15 दिन की होती है, या सप्ताह की होती है, या रोज की होती है। लेकिन संतोष कुमार जी को मैं इस बात के लिए इनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि न्यू इंडिया समाचार को अगर आप देखेंगे तो उससे पाएंगे कि इस आदमी ने साल भर बाद क्या हमको करना है, अंक निकालना है, उसकी योजना बना ली है। और मैं जानता हूँ कि धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती साल भर के धर्मयुग की योजना बना करके बैठे रहते थे। तो मैं इनमें धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती का अक्स देखता हूँ और इसलिए मैं बधाई देकर अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। हार्दिक आभार आदरणीय राम बहादुर जी। आप सभी महानुभाव हमारे अपने हैं।
हम आपके स्नेह पाश में बंधे हैं और आपका आना हमारे लिए हर्ष का विषय है। मैं अंतर्मन से आभारी हूँ माननीय प्रकाश जी भाई साहब का, जिन्होंने पुस्तकों का लोकार्पण किया। उनका स्नेह हमेशा मुझे प्राप्त होता रहा है। मैं अनुग्रहित हूँ भाई साहब आपके आने के लिए। आदरणीय राम बहादुर राय जी हमारे अभिभावक हैं, उनका स्नेह और मार्गदर्शन सदैव हमें प्राप्त होता है। मैं आपका अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर रमेश चंद्र जी, आपका भी हार्दिक आभार। हितेश जी तो एक बड़े भाई की तरह से सदैव हमें सलाह भी देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। मैं आपके भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। संतोष जी, आपका आभार कि आपने बहुत शोधपरक और मौलिक पुस्तकों का लेखन किया, प्रकाशन के लिए हमको दी। माने सतीश जी भाई साहब हमारे बीच में हैं, उनका स्नेह भाव सदा रहता है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अनेक लोग हैं यहाँ, मैं किस किस का नाम लूँ? शिव शक्ति जी, आदरणीय बीएल गौड़ जी, डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी जी, निश्चित चतुर्वेदी जी, और यहाँ जो सब विराजे हैं आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अग्रणी महानुभाव, आप सब आए। आपके आने से ये कार्यक्रम सफल हुआ। मैं अंतर्मन से आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अब वंदे मातरम होगा। मैं आग्रह करता हूँ राजेंद्र जी से, वो आए वंदे मातरम के लिए। कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं नलिनी जी से आग्रह करता हूँ कृपया मंच पर आ जाए, एक फोटो हो जाएगा, उसके बाद हम वंदे मातरम करेंगे। आई, और कार्यक्रम के उपरांत हम लोग बाहर निकल के जलपान की व्यवस्था है। आप सबसे आग्रह कृपया जलपान करने के उपरांत ही यहाँ से जाएं, एक समूह फोटो के लिए। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले कोटि भुजै धृतखर करवाले अबला के नो माये तो बोले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमि वेद्य तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारो ये प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणीं कमला कमलदलविहारिणीं वाणी विद्या दायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलां
अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरिणीं भरिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की जय।